अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डेली चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहेंगे। पिछले 12 घंटे की खबरों के साथ एक दफ़ा फिर आपके सामने हाजिर हैं और मामला जनरल फैज़ का, वो मामला जो उन्हें 14 साल कैद की सज़ा हुई, उसके बारे में कुछ मजीद अपडेट्स भी जो हैं वो सामने आ रही हैं। और मुख्तलिफ अस्करी और दिफाई हल्के जो हैं अब इस पर क्या डिस्कशंस कर रहे हैं, जिसे कहते हैं ना वो गप क्या चल रही है, गप जो आमतौर पर होती है अस्करी हल्कों के अंदर, वो इस पर क्या है वो आपके साथ शेयर करते हैं। और भी कुछ आम खबरें हैं, तो एंड तक इस वीडियो को देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अच्छा जी, सबसे पहली बात तो ये कि मैं पिछले दो व्लॉग्स के अंदर भी आपके साथ जो है ये बात कर चुका हूं कि जनरल फैज़ को जो है वो कम से कम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से तो डंप कर दिया गया है। और उनकी जानिब से किसी किस्म की कोई जो है उनको सपोर्ट जनरल फैज़ को जो है वो नहीं की जा रही। लेकिन हम थोड़ा सा रिसर्च कर रहे थे कि ये मामला ज़ाहिर बात है अभी तक तो टॉप सिटी की हद तक था ना, और अब ज़ाहिर बात है मेरे ख्याल में अब तक ये आपके पास इंफॉर्मेशन होगी कि हमने भी आपको बताया था कि अब ये जो नेक्स्ट स्टेप है वो बेसिकली 9 मई की तरफ जाने लगा है। और 9 मई में क्या जनरल फैज़ का कोई किरदार था इमरान खान साहब के साथ मिलकर, पीटीआई के साथ मिलकर, क्या कोई बड़ी प्लानिंग हुई है या नहीं हुई? और अगर वो हो गया, अगर तो वो प्रूफ हो गया, और तो ये काफ़ी हद तक खतरनाक हो सकता है जनरल फैज़ के लिए भी और इमरान खान साहब और पीटीआई के लिए भी। लेकिन ऑब्वियसली उसमें एक बहुत बड़ा एलिमेंट ये है कि अवाम जो है कम से कम उसकी जो भी प्रोसीडिंग्स हों, वो जिस तरीके से भी वो केस चले, अवाम को जो है वो पूरी तरह एतमाद में लिया जाना बहुत ज़रूरी है। इमरान खान साहब के ऊपर बहुत से ऐसे केसेस जो हैं वो बनाए गए, तकरीबन 200-250 केसेस जो हैं वो बनाए गए। उसमें से कई ऐसे केसेस जो हैं जिनके बारे में आज भी कहा जाता है कि वो मजे का केस हैं, वो उनके कोई सर पैर उनका नहीं है। अगर इस केस को भी, जो जनरल फैज़ के साथ ताल्लुक रखता है, अगर इस केस को भी उसी तरीके से हैंडल किया गया या उसको परसू किया गया, तो जाहिर बात है अवाम की अदालत के अंदर जो है वो केस चलेगा नहीं। और जब भी किसी सियासतदान के अगेंस्ट जब कोई केस होता है तो वो केस सिर्फ और सिर्फ अदालत में नहीं चलता, उसका एक अवामी रद्द-ए-अमल भी होता है, अवाम भी उसे एक्सेप्ट करे। आपके सामने एग्जांपल जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की है। इवन दो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत ने उन्हें सजाए मौत की सज़ा सुना तो दी, लेकिन अवाम ने कभी उसे एक्सेप्ट नहीं किया और आज तक नहीं किया। और आज भी पाकिस्तान की जुडिशल हिस्ट्री के अंदर जो है उसे एक ब्लैक मार्क के तौर पे, एक स्याह धब्बे के तौर पे जो है वो कंसिडर किया जाता है। अब जनरल फैज़ से रिलेटेड या इमरान खान साहब से रिलेटेड अगर कल को जाके 9 मई से रिलेटेड अगर कोई केस चलता है, तो उसके लिए अवाम के सामने जो है उसका साफ और शफाफ होना बहुत ज़रूरी है। यहीं पे जो थोड़ी सी गप चल रही है, जो थोड़ी सी गुफ्तगू हो रही है, वो ये है कि अगर ये मामला वहां पे जाता है और इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की जाती है, तो मामला सिर्फ जनरल फैज़ या जो उसके सियासी ताल्लुकात हैं या इमरान खान साहब या पीटीआई, सिर्फ यहां तक नहीं रुकेगा, बल्कि एज ए मैटर ऑफ फैक्ट फौज के अंदर और भी क्या कोई किरदार थे और भी कोई नेटवर्क्स थे जो बेसिकली जनरल फैज़ को इस सारे मामले में सपोर्ट कर रहे थे। कुड बी मे बी हो सकता है कई जनरल्स हों, ब्रिगेडियर्स हों, कर्नल्स, मेजर्स, वी डोंट नो, अभी हमें नहीं पता। लेकिन उस वक्त मुझे आज भी याद है कि जब ये एक्चुअली खबर आई थी, हम थोड़ा सा आर्काइव्स को हम चेक कर रहे थे, तो उसके अंदर जो है ये बताया गया था कि नज़्म ज़ब्त की खिलाफ वर्जी के ऊपर जो है वो 3 रिटायर्ड अफसरान को उस वक्त फौजी तहवील में लिया गया था, रिटायर्ड फौजी अफसरान को। तो और मोस्ट प्रॉब्ली इनमें से कई सीनियर ऑफिसर्स हो सकता है, अगर जनरल फैज़ के साथ जो है वो कॉपरेट या कोऑर्डिनेट कर रहे थे, तो हो सकता है कि वो उनमें से कई अब तक रिटायर हो चुके हों। लेकिन ऑब्वियसली अगर आप रिटायर भी हो जाएं तो आपको फिर भी फौज के डिसिप्लिन का जो है वो ख्याल रखना पड़ता है। अगर कोई ऐसी बात पता लगती है कि ड्यूरिंग सर्विस आपने फौज के हवाले से जो है या जो सीक्रेट एक्ट है, अगर आपने उसकी खिलाफ वर्जी की है, या आपके पास जो ओहदा था, डेजिग्नेशन था या कमांड थी, अगर आपने उसकी खिलाफ वर्जी की है, तो वो केस जो है वो दोबारा भी आपके खिलाफ जो है वो खोला जा सकता है। उस केस में आप नामजद भी हो सकते हैं। तो क्या ये मामला सिर्फ जनरल फैज़ की हद तक रहेगा या पीटीआई की हद तक रहेगा? नहीं, जब इसकी जो गिरें हैं जब वो खुलना शुरू होंगी तो हो सकता है आई डोंट नो, उसके अंदर कई और आर्मी ऑफिसर्स भी जो हैं वो हो सकता है कि ज़ेर एताब आ जाएं और उनके अगेंस्ट भी जो है वो कार्रवाइयाँ की जाएं। दूसरी बात ये, अगर इस मामले को मजीद आगे बढ़ाया जाए, एक्सप्रेस ने आज एक्चुअली एक बड़ा इंटरेस्टिंग एंगल जो है वो शेयर किया। उन्होंने कहा कि जी जनरल फैज़ को ये जो सज़ा हुई है उसके बाद सवाल ये उठाया जा रहा है कि अपनी सज़ा से मुतल्लिक अब वो किससे दरख्वास्त करेंगे, लीनियंसी के हवाले से या सज़ा की माफ़ी के हवाले से जो है वो किससे जो है वो दरख्वास्त करेंगे। तो उसमें एक्सप्रेस के ज़रिए ये कहते हैं कि जो सीढ़ी बनती है या जो पोजीशंस बनती हैं उसमें वो मुल्क के आर्मी चीफ यानी कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से ये दरख्वास्त कर सकते हैं कि उनकी सज़ा के अंदर जो है वो लीनियंसी दिखाई जाए। अब ज़हन में रखिएगा कि एक और बड़ा इंटरेस्टिंग जो मामला बनता है वो ये है कि जब उस वक्त जनरल आसिम मुनीर थे और वो जब DGISI थे और उनको जब रिमूव किया गया था और इतवार के दिन उनको रिमूव किया गया था, तो उसके बाद जब लाया गया था तो जनरल फैज़ ने आके वही कमांड जो है वो बाद में आके संभाली थी। तो उनकी रिमूवल और उसके बाद जनरल फैज़ ने उसके बाद इमरान खान साहब के लिए जो किरदार अदा किया, हिस्ट्री ने एक ऐसा पलटा मारा है कि अब हो सकता है कि जनरल फैज़ को एक्चुअली उन्हीं आसिम मुनीर साहब से जो है, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से जो है वो लीनियंसी की या सज़ा माफ़ी की जो है दरख्वास्त करनी पड़े। और अगर वो सज़ा माफ़ी की दूसरा ऑप्शन तो ऑब्वियसली ये भी है कि वो जाके इसके अगेंस्ट अपील कर सकते हैं कोर्ट के अंदर, और कोर्ट के अंदर जो है बाकायदा इसकी प्रोसीडिंग चलती हैं और अल्टीमेटली उसके बाद अगर ये सारी चीज़ें भी हो जाती हैं तो वो केस, वो अपील जो है वो ऑब्वियसली पब्लिक प्लेटफॉर्म के अंदर जो है वो सुनी जाएगी, देखा जाएगा, सोचा जाएगा। तो स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो। लेकिन इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात जो है वो आती है, नवाज शरीफ साहब के करीबी साथी हैं सेनेटर नासिर भट्ट साहब,
उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है। उन्होंने नईम अशरफ भट्ट साहब एआरवाई के एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनको जो है उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है और उसमें उन्होंने कहा है कि साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा के एहतसाब का भी उन्होंने इंदिया दिया है। उन्होंने कहा कि जिस इदारे ने फैज़ का एहतसाब किया वही बाजवा कभी करेगा और उन्हें यकीन है कि बाजवा, साकिब निसार, आसिफ खोसा, एजाजुल हसन का एहतसाब होगा, सुप्रीम कोर्ट या हुकूमत जजेस का भी एहतसाब करे। कमर जावेद बाजवा, साकिब निसार, आसिफ खोसा, एजाजुल एहसन समेत सारे किरदारों के नाम ईसीएल में डालने चाहिए ताकि ये भाग ना सकें। अगर इन सब का एहतसाब हो गया तो आइंदा कोई हुकूमत गिराएगा नहीं। तो मामला दोबारा मैं वही पे आपसे कह रहा हूं कि अभी तक ये एक छोटे से बॉक्स के अंदर ये मामला अभी भी बंद है। अगर ये बॉक्स खुलता है तो ये एक पंडोरा बॉक्स से कम नहीं होगा कि ये पंडोरा बॉक्स जब खुलेगा तो और भी बहुत से बड़े बड़े नाम जो है वो सामने आएंगे। लेकिन ऑब्वियसली जितना बड़ा नाम होगा धमाका भी उतना ही बड़ा होगा। इतने ही जो है वो राज जो है वो फिर खुलना शुरू होंगे और जब राज खुलना शुरू होते हैं तो सिर्फ एक साइड के नहीं खुलते, कई साइडों के राज खुलते हैं। उसमें बहुत सी बातें जो है वो सामने आती हैं। जनरल फैज़ जो है वो जाहिर बात है अभी तो वो हिरासत में है, वो कैद में है, लेकिन अगर वो किसी ओपन प्लेटफॉर्म के ऊपर आके बात करना शुरू करते हैं। अच्छा, ज़हन में रखिएगा कि जनरल फैज़ के जो वकील थे वो थे मियाँ अली इशफाक साहब। मियाँ अली इशफाक साहब जो है वो माजी के अंदर इमरान रियाज खान की भी वकालत कर चुके हैं और बड़े उनके करीबी दोस्त भी हैं। उन्होंने इनकी वकालत की और मेरे ख्याल में वो आगे भी अगर मेरे ख्याल में अपील स्टेज वगैरह की तरफ भी बात जाती है तो वही इसकी जो है वो पैरवी भी करेंगे। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी साहब ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस मामले के ऊपर। उन्होंने कहा जी फैज़ मीत को अपनी मर्जी के मुताबिक लीगल टीम की इजाजत दी गई। ये बिल्कुल ये फैक्ट है क्योंकि मैं खुद इस बात का गवाह हूँ, इस बारे में मुझे अच्छी तरह पता है कि मियाँ अली इशफाक साहब से एक्चुअली जनरल फैज़ की फैमिली ने कॉन्टैक्ट किया था और जब किया था तो उस वक्त मुझे ये बात पता लग गई थी कि ये बीच में ये भी कंस्पिरेसी थ्योरी जो है वो डेवलप करवाई गई और खास तौर पर एक लौंडा लपाड़ा जो पाकिस्तान से बाहर बैठा हुआ है वो अक्सर औकात मियाँ अली इशफाक के ऊपर जो है इस किस्म के हमले करता है कि जनाब मियाँ अली इशफाक जो है वो तो खुद इन्हीं का बंदा ही है। लेकिन मैंने जो है वो ये सबूत देखे हुए हैं कि जनरल फैज़ की एक्चुअली फैमिली ने खुद मियाँ अली इशफाक से कॉन्टैक्ट किया था और वो चाहते थे कि वो उनकी वकालत करें। तो बहरहाल तारिक फजल चौधरी साहब ये बात कर रहे थे। उन्होंने कहा जी उन्होंने अपनी पसंद के वकील मुंतखब किए जिन्होंने 15 माह तक वकील सफाई की हैसियत से कानूनी प्रोसेस में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि फैज़ मीत पर जो 4 इल्जाम लगाए गए थे वो सारे सच साबित हुए। उन्हें 14 माह की सजा बामशक्कत सुनाई गई है। ये सजा इन इल्जाम पर दी जाने वाली सजा का फेज़ 1 है। उनका कहना था कि ये फैसला ना तो हुकूमत की फतह है, ना किसी जमात की फतह है, ना इसमें किसी ने खुशी के शादियाने बजाए हैं। ये कम अज़ कम मुस्लिम लीग नून का शेवा नहीं है, मगर ये मैं ज़रूर कहूँगा कि ये आइन की फतह है, ये कानून की सरबुलंदी का ऐलान है। ये अदालती फैसला किसी के हक और दूसरे के खिलाफ नहीं है। देखिए ये तो मतलब जैसे कहते हैं ना मॉडेस्टी का जो है वो मुजाहरा कर रहे हैं तारिक फजल चौधरी साहब। ऑब्वियसली मुस्लिम लीग नून के जितने भी रहनुमा हैं उनके दिल में लड्डू फूट रहे हैं और पाकिस्तान तरीके इंसाफ वालों के जो है मुँह लटके हुए हैं, चेहरे लटके हुए हैं कि जनाब साडा बंदा जो है ना वो ज़ेरे ताब आ गया। आगे उन्होंने कहा कि जी ये फैसला साबित करता है कि पाकिस्तान में कोई शख्स कानून और आइन से बालातर नहीं। उनके मुताबिक एक वक्त था जब फैज़ मीत को मुल्क का सबसे ताकतवर शख्स समझा जाता था और कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि वो आइन की गिरफ्त में आ सकते हैं। तारिक फजल चौधरी ने इल्जाम आयद किया कि जनरल फैज़ ने अपने सरकारी इख्तियार को ज़ाती पसंद और नापसंद के तहत इस्तेमाल किया और कौमी मफाद के नाम पर हुकूमतें बनाने और गिराने का अमल जारी रखा। उन्होंने कहा कि इस सियासी इंजीनियरिंग के नतीजे में मुल्क में जो तकसीम, इंतशार और बहरान पैदा हुआ, पाकिस्तान इसके असरात 8 से 10 साल से भुगत रहा है। अच्छा, ये जो जुमला है ना, जब मैं एक्चुअली मैंने सुना तारिक फजल चौधरी साहब का कि जी इस सियासी इंजीनियरिंग के नतीजे में मुल्क में जो तकसीम, इंतशार और बहरान पैदा हुआ, पाकिस्तान उसके असरात 8 से 10 साल से भुगत रहा है। यही इसी किस्म की सियासी इंजीनियरिंग जो है 1990 में भी हुई थी और नवाज शरीफ साहब उसके बेनिफिशरी थे। IGI जब बनाई गई थी तो उससे भी जो है वो बेसिकली असल उस वक्त मकसद यही था कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का जो है वो रास्ता रोकना है और उनके अगेंस्ट 9 सितारे इकट्ठे किए गए थे। IGI का ये झंडा जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं ये बनाया गया था और उसके अंदर जारी बातें तमाम सितारों को इकट्ठा करने के अंदर जो है उसमें भी सितारे वाले ही शामिल थे और किस तरीके से जो है वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, वो भी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग थी। ज़हन में रखिएगा, मैं अक्सर औकात ये बात कहता हूँ कि ये जो कहा जाता है ना कि जनाब धांधली होगी, धांधली होगी, धांधली सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर नहीं होती कि जनाब बैलेट बॉक्स के अंदर जो है वो वोट कितने डले या कितने नहीं डले, फॉर्म 45 किस तरह बना, फॉर्म 47 किस तरह बना। सिर्फ ये नहीं होता, इत्तेहाद जो बनवाए जाते हैं, सियासी इत्तेहाद जो बनवाए जाते हैं और उनको जब कोई और बनवाता है वो भी इंजीनियरिंग के अंदर ही आता है, वो भी धांधली के अंदर ही आता है। उसे भी धांधली ही कंसिडर कीजिए क्योंकि वो अननेचुरल अलायंस होते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 2018 का जो अलायंस बना था जिसके तहत हुकूमत बनी थी, जिसके अंदर बाप पार्टी शामिल हो गई थी, MQM शामिल हो गई थी, सारे लाइन हाजिर हो गए थे, वो जुनूबी सूबा महाज वो ग्रुप बनाया गया था और उस तरह जहांगीर तरीन साहब ने जिस तरह जहाज भर भर के वो सारे इकट्ठे किए थे, वो भी सियासी इंजीनियरिंग थी, वो भी ये सारे मामला था। और मैं आज यही मैं बात सोच रहा था कि जब ये बात की जाती है, मुस्लिम लीग नून के लोग जब ये बात करते हैं कि जनाब इन्होंने देखें सियासी इंजीनियरिंग की, हुकूमत का तख्ता उल्टा और उसके बाद 2018 के इलेक्शन जिस तरह मुनक्किद किए गए तो उसके अंदर तो जहांगीर तरीन साहब का भी एक बड़ा अहम रोल था। उनके अगेंस्ट कोई कार्रवाई की जाएगी? उनका जहाज, उनके एसेट्स, उनका पैसा जिस तरह इस्तेमाल किया गया, क्या उनके अगेंस्ट भी कार्रवाई की जाएगी? जनरल फैज़ या उस किस्म के तमाम किरदारों, तो नवाज शरीफ साहब अभी पिछले दिनों जिस तरह गुफ्तगू कर रहे थे कि जनाब दीगर किरदारों को भी, जिस तरह भी मैंने अभी चंद नाम भी लिए कि जनाब जिनका फोकस मुस्लिम उनका फोकस उन लोगों की तरफ है, जजेस वगैरह की तरफ, तो उसके अंदर तो कई सियासतदान भी आते हैं, वो भी तो उसी पूरी ग्रैंड स्कीम का हिस्सा थे ना। लेकिन उनमें से कई जो है वो अब वो लाइन क्रॉस करके इनकी साइड पर आ चुके हैं। उनके अगेंस्ट कोई कार्रवाई होगी? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से सवाल तो करना चाहिए ना। लेकिन ऑब्वियसली अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस तरफ जाती है, वो किस तरह जाएगी? वो तो बेनिफिशियरी थे उस वक्त उसके 2018 के अंदर।
इस तरह कई एंकर पर्सन वो भी आज मुंह छुपाते फिर रहे हैं, वो भी इस सारे फैज़ याबी के जो है वो मुस्तफ़ीद हुए, उससे फ़ायदे उठाए उन्होंने उससे। तो खैर, एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आज देख रहा था, नवाज शरीफ साहब जो है वो आज दोबारा टीवी के ऊपर जलवागर हुए और गिलगित बल्तिस्तान के जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के जो टिकट होल्डर्स, ऑफिस होल्डर्स वगैरह हैं, मुख्तलिफ रहनुमा हैं, उनसे वो खिताब कर रहे थे। तो मुझे एकदम मुझे ज़हन में आया कि नवाज शरीफ साहब का पिछले 10-15 दिन के अंदर ये दूसरी पब्लिक अपीयरेंस है उनकी। इसका मतलब है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो उन्होंने अब एक्टिव होने का फैसला कर लिया है। और सियासतदान वैसे मतलब एक्टिव हो सकते हैं, लेकिन उनकी एक्टिविटी अगर टीवी के ऊपर आना शुरू हो जाए ना, तो इसका मतलब है कि अब वो प्रॉपरली सियासी तौर पे एक्टिव हो रहे हैं। तो नवाज शरीफ साहब की जो है वो मेरे ख्याल में ये 4 दिसंबर के बाद से, 4 दिसंबर पाकिस्तान की तारीख में जो है वो बड़ा अहम दिन जो है वो कंसिडर किया जाएगा। तो तब से लेकर अब तक जो है वो नवाज शरीफ साहब को भी जो है वो आप मैं क्या कहूँ, चार्ज हो गए हैं या एक्टिवेट हो गए हैं पॉलिटिकली। तो मुझे लग रहा है कि नवाज शरीफ साहब भी जो है वो आपको काफ़ी हद तक फॉर्म में नजर आएंगे और आपको मुख्तलिफ पब्लिक अपीयरेंसेस जो है वो अब करते हुए नजर आएंगे। जिस तरह माजी में हम अक्सर कहते थे ना कि नवाज शरीफ साहब नजर ही कहीं नहीं आ रहे, ना वो नेशनल असेंबली में आके खड़े होते हैं, ना वो कोई अपना कोई किरदार अदा कर रहे हैं। अब ये लग रहा है कि अब वो किरदार अदा करना शुरू करेंगे, क्योंकि शायद हो सकता है कि उनकी जो डिमांड्स हैं शायद वो भी ये पूरी होना शुरू हो जाएं, जो 2018 के हवाले से या पैनामा का जो केस जिस तरह चला, शायद उस हवाले से, क्योंकि अब उनकी सुनी जाएगी तो शायद इसलिए वो भी अब जो है वो एक्टिव होना शुरू हो जाएंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह साहब से अंसार अब्बासी साहब ने एक इंटरव्यू किया है और उसको आज शाया किया। उन्होंने कहा जी, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी बहन उज़्मा खानम की हालिया मुलाकात इस वाज़ेह शर्त के साथ कराई गई थी कि इसके बाद कोई फ़ौज मुखालिफ या इश्तियाल अंगेज़ पैगाम नहीं आएगा, ताहम इसकी खिलाफ वर्जी की गई। राना सनाउल्लाह ने अफसोस का इजहार किया कि हुकूमत की जानिब से इमरान खान की खैरियत के बारे में क़यास आराइयाँ खत्म करने के लिए सहूलत देने के बावजूद इमरान खान की बहन उज़्मा खानम ने मुलाकात के फ़ौरन बाद फील्ड मार्शल के खिलाफ तौहीन आमेज़ बयानबाजी का सहारा लिया। उनका कहना था कि अब अडयाला जेल से आने वाले ऐसे किसी भी पैगाम को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ज़राए ने बताया कि राना सनाउल्लाह कौमी असम्बली के स्पीकर सरदार रियाज सादिक और वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने इमरान खान और उज़्मा खानम की मुलाकात कराने की सिफारिश वज़ीर आज़म से की थी। उनका कहना था कि मकसद यह था कि इमरान खान के अहले खाना खुद उनकी हालत देख सकें और उनकी सेहत से मुतल्लिक़ अफवाहें खत्म हो सकें। राना सनाउल्लाह ने कहा कि हुकूमत के पास मालूमात थी कि अडयाला जेल से फ़ौज मुखालिफ पैगाम रसानी बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत की जा रही है। उनके मुताबिक मुलाकात इस शर्त पर ही कराई गई कि इसे सियासी रंग नहीं दिया जाएगा। उन्होंने अफसोस का इजहार किया कि सहूलत को इश्तियाल अंगेज़ और नाकाबिल कबूल पैगाम रसानी के लिए इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा जनाब सूबाई काबीना के इजलास से खिताब करते हुए CM